नमस्कार दोस्तों। आज जो अपनी योजनाओं का फ्लैगशिप कार्यक्रम जो हम पढ़ रहे हैं उसको एक थोड़े नए तरीके से आपको बताने का प्रयास किया जाएगा। आप बताना आपको यदि ये तरीका अच्छा लगता है तो ये चेंज करते हैं अपन, और यदि आपको लगता है कि पहले वाला तरीका अच्छा है तो वो चेंज करते हैं। इसमें केवल फ़ायदा जो सबसे अच्छा ये होगा कि योजना से रिलेटेड सब चीज़ें, क्योंकि ये मैंने बनाई है मेहनत करके, तो थोड़ा सा क्लासीफाई करके योजना को बनाने का प्रयास किया है। इसमें ये होगा कि थोड़ा सा ज़्यादातर चीज़ें है ना बोर्ड पर रहेगी तो आपका ध्यान यहाँ रहेगा और मैं केवल उसको बोलता रहूँगा, तो उससे थोड़ा सा आपको अटपटा सा लगेगा। यदि ऐसा लगता है, ऐसा कुछ कन्फ्यूजन होता है तो फिर आप मुझे बताइएगा, तो अपन उस पुराने वाले तरीके से जैसे बोर्ड पे लिख के करते हैं। और नहीं, यदि आपको ये अच्छा लगता है तो हम इस तरीके से काम करेंगे, ये ज़रूर बताना आप कमेंट में। देखो, महिला अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित योजना, हम फ्लैगशिप योजना ही पढ़ रहे हैं तो फ्लैगशिप योजनाओं का मैं कुछ योजनाओं अपन ने पढ़ ली। अब हम नेक्स्ट जो फ्लैगशिप योजना है वो महिला अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित लाडो प्रोत्साहन योजना। देखो, लाडो प्रोत्साहन योजना है, उसमें आप देखो कि इस योजना का प्रारंभ 1 अगस्त 2024 को किया गया था। तो ये तो डेट है, फैक्ट है, रटना पड़ेगा, इसके अलावा अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है। मैं भी देख के ही बोल रहा हूँ इसको। शैक्षणिक सत्र दो, क्योंकि देखो दो चीज़ें होती हैं, एक तो फैक्ट है, फैक्ट में तो हम वैसे भी मारती हैं, पहले से भी रटे आ रहे हैं, अब भी रट लेंगे, लेकिन एक होता है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट वाली जो चीज़ होती है ना, एग्जाम में जब योजना की स्टेटमेंट आते हैं वो हमारे गलत हो जाते हैं। तो थोड़ा सा मैं इसको समझाने का प्रयास करूंगा, आप समझने का प्रयास करना। ये योजना 1 अगस्त 2024 से चली है ना, तो इस योजना में आगे मैंने लिखा है शैक्षणिक सत्र 2024-25 में, यानी ये योजना ये हो गया कि जो शैक्षणिक सत्र है ना 2024-25 से शुरू हुई है। एक शैक्षणिक सत्र वैसे जुलाई से शुरू होता है, तो 24-25 का आपको पता है कि जैसे बजट सब होता है वो अप्रैल से मार्च तक का होता है। शैक्षणिक सत्र क्योंकि स्कूलें ज़्यादातर अपन मानते हैं जुलाई से, हालांकि अब पहले ही शुरू होने लग गई, लेकिन वैसे परंपरा से हम मानते हैं कि वो जुलाई से जून तक का शैक्षणिक सत्र माना जाता है। दूसरा है कि इसका पहले जो नाम था लाडो प्रोत्साहन योजना का, वो था मुख्यमंत्री रासरी योजना। पहली वाली योजना थी, उसी योजना का नाम परिवर्तित करके तथा उस योजना में कुछ संशोधन, कुछ नई चीज़ें ऐड करके सरकार के द्वारा ये योजना संचालित की गई है। राज्य वित्त पोषित है, ये आप ध्यान रखना। ये आप जब राजस्थान सरकार की साइट देखते हो तो वहाँ पे लिखा हुआ होता है कि कौन से द्वारा वित्त पोषित है। अभी ये चीज़ इजी गोइंग लगती है, लेकिन एग्जाम में आती है तो हमें लगता है यार कि सेंटर की योगदान होगा। नहीं, ये 100% जो योजना है वो राजस्थान सरकार के द्वारा वित्त पोषण है इसका। तीसरा, ये व्यक्तिगत है, योजना का प्रकार ही व्यक्तिगत। ये चीज़ मैं एक बार समझा देता हूँ। व्यक्तिगत का मतलब इसमें जो लाभ मिलता है ना वो सामूहिक नहीं मिलता, व्यक्तिगत मिलता है। जैसे एक बच्ची को मिलेगा तो एक व्यक्तिगत रूप से इसका लाभ मिलता है, कई योजनाएं होती हैं वो सामूहिक रूप से होती हैं। इसका जो प्रशासनिक विभाग है वो महिला अधिकारिता, महिला एवं बाल विकास है। निदेशालय जो डायरेक्टरेट है महिला अधिकारिता, महिला एवं बाल विकास, वो इस योजना को संचालित करता है। इसका प्रशासनिक विभाग है, नोडल विभाग है। योजना के उद्देश्य, मैं उद्देश्यों को एक बार छोड़ रहा हूँ। आजकल क्या आपने देखा होगा कि आजकल उद्देश्यों से ज़्यादा प्रश्न आते हैं। मैं उद्देश्यों को एक बार इसलिए छोड़ रहा हूँ कि जब योजना के जो प्रावधान है, ये लाभ है, इनको जब अपन पढ़ेंगे इसके साथ साथ ही देखो मैं उद्देश्य बताता चलूँगा, आपको उद्देश्य वैसे याद हो जाएंगे, बाद में अपन उद्देश्यों को एक बार पढ़ लेंगे। तो देखिए, योजना का देय लाभ यहाँ पर 1.5 लाख रुपए, पहले 1 लाख रुपए था। पहले कितना था? 1 लाख रुपए था। लेकिन महिला दिवस के अवसर पर जो राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री भजनलाल जी, इनके द्वारा 1 लाख से बढ़ा करके इस योजना में जो लाभ है उसको 1.5 लाख रुपए कर दिया गया है। तो ये दोनों चीज़ें अपन को ध्यान रखना चाहिए, पहले 1 लाख था और अब कितना हो गया? 1.5 लाख। ये टोटल रुपए जो है वो 7 किस्तों में मिलते हैं। 7 किस्तों से तात्पर्य हो गया कि अलग अलग 7 किस्तों के रूप में बच्ची के जन्म पे मिलेगा, फिर उसके बाद में एजुकेशन लेगी तब मिलेगा, फिर 10वीं क्लास मिलेगा, फिर अलग अलग स्टेज पे ये रुपए मिलेंगे। उसके साथ साथ कंडीशन भी जुड़ी हुई है कि जन्म पे मिलेगा, फिर टीकाकरण कराएगी तो मिलेगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, अलग अलग स्टेज में। इसमें क्या होता है, जैसे बच्ची 18 साल की जब तक नहीं हो जाती है तब तक वो पैसा है उसके माता पिता के अकाउंट में जाएगा या अभिभावक के अकाउंट में जाएगा। इसका मतलब हो गया इसमें टोटल 7 किस्तों में से 6 किस्तें तो अभिभावक के अकाउंट में जाएंगी बच्ची के लिए, और 7वीं किस्त में क्योंकि बच्ची 18 साल की हो चुकी होगी तो उसका बैंक अकाउंट खोलना पड़ेगा, फिर उसके अकाउंट में जाएगी। तो आप इसको रट्टा मत मारो कि यार 6 किस्त तो ऐसे जाएगी, 6 किस्त तक वो नाबालिग रहेगी तो उसका बैंक अकाउंट नहीं खुलेगा, तो बैंक अकाउंट में उसका पैसा जाएगा नहीं। 7वीं किस्त सरकार सोचती है, क्योंकि बालिग होने पर सरकार ये मानती है कि हाँ वो समझ सकता है कि पैसे का कैसे यूज करें, तो इस तरह से इसकी 7 किस्तों का प्रोविजन इसमें किया गया है। पहली जो किस्त है वो पहले 2,500 थी, फिर 2,500 थी। देखो, एक दो चीज़ मैं बता देता हूँ, पहले 2,500, 4, ये तो आप देख लेना कि पहले कितनी थी, लेकिन अब क्या हो गए 5, 5, फिर 10, 15, ठीक है ना। फिर आप नीचे देखोगे
नीचे नेक्स्ट वाली स्लाइड में है, चलो नेक्स्ट वाली स्लाइड में देख लेंगे। तो पहली जो देय लाभ है उसमें पहला है 5,000 रुपये। 5,000 रुपये है वो बालिका के जन्म पर दिया जाएगा। अब देखो इसमें कंडीशन क्या जोड़ दी गई, राज्य सरकार द्वारा पंजीकृत चिकित्सा जो संस्थान है वहाँ पर होना चाहिए। मतलब राज्य सरकार ने जिस चिकित्सा संस्थान को पंजीकृत किया है, जो रजिस्टर्ड है, वहीं पर यदि जन्म करवाया जाता है तो ये रुपए लाभ देंगे। तो अब देखो इसमें क्या हो गया, जो शिशु मृत्यु दर है उसको रोका जा रहा है, मातृ मृत्यु दर को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि पुराने जो संस्थान थे सरकार के द्वारा संचालित, जो राज्य सरकार के पुराने संस्थान थे, वहाँ पर शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, क्योंकि घर पे ही डिलीवरी हो जाती थी तो इससे इन्फेक्शन होता था, तो उसको रोकने के लिए अब शिशु मृत्यु दर, जो मातृ मृत्यु दर, उसमें कमी लाने का एक तरह से प्रयास है। तो अब देखो उद्देश्य हमको पढ़ना नहीं पड़ा, एक उद्देश्य इससे हमारा वैसे के वैसे हो जाता है, ठीक है ना। फिर इसके बाद में दूसरा देखो, यहां देखते हैं पहले, ठीक है ना। फिर देखिए दूसरा देखते हैं 5,000 रुपये। जो 5,000 रुपये है बच्चे की, जो बालिका उसकी उम्र 1 वर्ष, यानी कंडीशन जोड़ी है कि 1 साल तो उसकी उम्र हो जानी चाहिए, और दूसरा समस्त टीकाकरण पूर्ण हो जाना चाहिए। मतलब अब यहाँ पर दूसरा ये जा रहा है कि टीकाकरण पूरे हो जाने चाहिए। तो टीकाकरण पूर्ण होने का मतलब एक स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं को ध्यान में रखा जाता है कि बच्ची जो है वो स्वस्थ रहे। तो यानी स्वास्थ्य का यहाँ पे उद्देश्य आपका जो अपन पढ़ेंगे वो यहाँ पर पूरा हो जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद में तीसरी किस्त है वो 10,000 रुपये है। ये 10,000 रुपये है वो प्रथम कक्षा में प्रवेश लेने पर दिया जाएगा। अब प्रथम कक्षा में प्रवेश के लिए कंडीशन यानी राजकीय विद्यालय होना चाहिए या राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय होना चाहिए। यानी या तो राजकीय विद्यालय हो या राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय हो, उसमें यदि प्रवेश लेती है दिया जाता है तब उसको 10,000 रुपये दिए जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, एजुकेशन जो बालिका शिक्षा है उस पर ध्यान दिया जा रहा है। पहला वाला लक्ष्य था उसमें शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर को रोकने का प्रयास। दूसरा स्वास्थ्य को ध्यान में रख के दिया जा रहा है 5,000 रुपये। तीसरा जो है उसमें 10,000 रुपये दिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, यहाँ पे एजुकेशन को ध्यान में रख करके दिया जा रहा है। फिर चौथा देखो 15,000 रुपये कक्षा 6। अब कक्षा 6 मतलब एजुकेशन कंटिन्यू रहे, ऐसा नहीं कि एक बार एजुकेशन में आपने डाल दिया, पैसे का लाभ ले लिया तो ठीक है वो 10,000 तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन जो अगले वाले हैं आपको 15,000 वो रुपये आपको नहीं मिलेंगे। तो उसके लिए भी सरकार ने इसमें प्रोविज़न किया है। फिर इसके बाद में देखो एक सेकेंड, फिर यहाँ पे देखो 20,000 रुपये। तो सबसे पहले 10,000 दे दिए, 10,000 दे दिए, फिर 15,000 दे दिए, और फिर इसके बाद में प्रोविजन कर दिया कि इसका 20,000 रुपये का। तो 20,000 रुपये कक्षा 10 में प्रवेश लेने पर, यानी एजुकेशन और आगे बढ़ाने के लिए 20,000 रुपये। फिर 25,000 रुपये कक्षा 12 में प्रवेश लेने पर। अब 12वीं तक बच्ची पढ़ लेती है तो बच्ची अपना भविष्य जान लेती है, वो अपने एजुकेशन का महत्व समझ लेती है। फिर आगे यदि उसको एजुकेशन से रोका जाता है तो खुद भी प्रोटेस्ट कर सकती है। तो यानी एक तरह से सरकार यहाँ पर इन किसके माध्यम से बहुत सारे उद्देश्यों को साध रही है। फिर 70,000 रुपये, देखो पहले 50,000 थे स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर और 21 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर। देखो ये जो 70,000 रुपये वाली राशि है वो जो बालिका होगी उसके खुद के खाते में डाला जाएगा। बाकी सारी राशियाँ हैं वो सारी की सारी है वो अभिभावक या माता पिता जो भी हैं उस बालिका के संरक्षक जो है उनके अकाउंट में डाली जाएगी बालिका के बिहाफ पर, ठीक है ना। तो और ये मैंने आपको बता दिया कि महिला दिवस जो कि 8 मार्च को आता है उसमें राशि को बढ़ा करके 1 लाख से कितना कर दिया गया, 1.5 लाख रुपए कर दिया गया। अब यहाँ पर मैं आपको वापस उद्देश्यों पे लेके जाना चाह रहा हूँ। अब आप उद्देश्य पढ़ोगे तो उद्देश्य आपको आसानी से यहाँ पे समझ में आ जाएंगे, ठीक है। देखिए उद्देश्य में राज्य में बालिका जन्म के प्रति सकारात्मक सोच और बालिका का समग्र विकास हो ही रहा है। हेल्थ से रिलेटेड विकास हो रहा है, अब समग्र विकास को देखना, एजुकेशन से रिलेटेड डेवलपमेंट हो रहा है, हेल्थ से रिलेटेड डेवलपमेंट हो रहा है, टीकाकरण उसके हो रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे जो और आर्थिक रूप से उसको मजबूत किया जा रहा है, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट बालिका का किया जा रहा है। तो यानी समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए और सकारात्मक सोच, क्योंकि पहले होता था कि बच्ची है पढ़ाई घर की है अपना क्या है, मतलब बहुत सारी जो सोच है सब समाज में उसको बदलने का भी प्रयास किया जा रहा है कि लगता है कि चलो पैसा। इसके अलावा आपको पता है कि स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में यहाँ पे पढ़ती है तो कुछ खर्चा भी नहीं लगता, सरकार के द्वारा ही सब कुछ खर्चा वहन किया जाता है, तो वो भी नहीं लग रहा। तो ये सारे फायदे हैं समाज में एक। और दूसरा कि बच्ची के प्रति, क्योंकि आजकल आप देखो कि हर कंपटीशन जो एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पर बालिकाएँ हैं और टॉप पे आ रही हैं, तो वो भी एक सकारात्मक सोच इन योजनाओं का, कहीं ना कहीं इन योजनाओं का जो परिणाम है वो देखने को हमें मिल रहा है।
दूसरा देखो, पालन पोषण, शिक्षण और स्वास्थ्य में होने वाले लिंग भेद को रोकना और बालिकाओं को बेहतर शिक्षण एवं स्वास्थ्य सुनिश्चित कराना। अब यदि आपने वो किस्तों का सीक्वेंस देखा है तो ये दूसरा पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। संस्थागत प्रसव, जो पहला वाला पॉइंट था कि बालिका का जन्म है वो रजिस्टर्ड संस्थान में होना चाहिए, तो यानी संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के, जिससे कि जो मृत्यु दर है, मातृ मृत्यु दर है, उसमें कम लाना, ठीक है ना। बालिका शिशु मृत्यु दर में कमी लाना, लिंगानुपात को रोकना, क्योंकि अब पहले होता था कि बच्ची जन्म लेते होता था कि ये तो खर्चा हो गई, हमारे घर में बोझ हो गई। अब ये होता है सरकार इतना खर्चा दे रही है तो वो बच्ची को कई जगह मार दिया जाता था जन्म लेते ही, तो वो चीज़ें हैं वो धीरे धीरे घटनाक्रम कम हो, उसके प्रति एक सकारात्मक सोच लाने का इसमें योजना में प्रयास किया जा रहा है। फिर विद्यालयों में नामांकन और ठहराव सुनिश्चित करना। आप देखो, पहली किस्त जैसे विद्यालय में जाते एक किस्त मिल गई पहली क्लास में, फिर छठी में मिल रही है, फिर 10वीं में मिल रही है, फिर 12वीं में, मतलब इस तरह से अलग अलग। तो एक तो नामांकन और ठहराव, लगातार उस एजुकेशन के प्रति वो ठहराव रहे, उसको सुनिश्चित करने के लिए भी समाज में समानता का अधिकार दिलाना, ठीक है ना। उच्च शिक्षा के लिए अपन देखते हैं कि हायर एजुकेशन के लिए भी इसमें 17,000 रुपये का प्रोविजन है। और बाल विवाह में कमी लाना, क्योंकि धीरे धीरे क्या होता है, जब बच्ची समझदार होती है, अपने बारे में जानती है, तो वो खुद भी बाल विवाह का प्रोटेस्ट करती है, समाज में भी एक सकारात्मक सोच है उसका निर्माण होता है। तो ये उद्देश्य यदि अपन एक बार देखते हैं तो काफ़ी ईजी होते हैं, लेकिन अपन को पढ़ना, एक बार आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद में देखो नेक्स्ट, यहाँ पर देखो इसकी पात्रता क्या है। मैंने चीज़ों को, सारी चीज़ों को लेने का प्रयास किया है। कई बार चीज़ें पूछ ली जाती है कि कौन सी बच्ची है वो इस योजना के तहत पात्र है। आजकल स्कीम के 4 स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं कि बालिक लाडू प्रोत्साहन योजना के संबंध में सही, कौन सा कथन सही है, गलत है। इस योजना में ये 3rd किस्त इतनी होती है, इस योजना का उद्देश्य ये है, इस योजना में मतलब यही बालिकाएं इस योजना के पात्र हैं। 4-5 स्टेटमेंट दे देंगे और आपसे पूछेंगे कि आप सही स्टेटमेंट को बताइए, तब अपने लिए कन्फ्यूजन हो जाता है। इसलिए उससे बचने के लिए अपन को सारी योजना को एक बार गो थ्रू होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे देखो, प्रसूता जो है, यानी जो माँ है वो राजस्थान की मूल निवासी होना चाहिए, यानी राजस्थान का बोनाफाइड सर्टिफिकेट, उसके मूल निवास प्रमाण पत्र उसके पास होना चाहिए और राजस्थान की मूल निवासी हो, ये एविडेंस उसके पास होना चाहिए। दूसरा, जो बालिका है जिसको लाभ मिलेगा वो राजकीय चिकित्सा संस्थान या जननी सुरक्षा योजना के अंतर जो अधिकृत संस्थान है, निजी हो कोई सा भी, या तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होगा, राजकीय चिकित्सा संस्थान होगा, या जननी जो सुरक्षा योजना है उसके तहत जो पंजीकृत संस्थान होगा निजी, उसमें यदि जन्म होता है तो ही उस योजना का लाभ है। इसके अतिरिक्त और कहीं यदि ये प्रसव करवाया जाता है तो फिर इस योजना का लाभ उस बालिका को नहीं मिलेगा। तीसरा, जन आधार कार्ड के माध्यम से दिए जाएंगे। ये हमको पता है कि आजकल जितने भी लाभ हैं सरकार के द्वारा वो डीबीटी के माध्यम से दिए जाते हैं, पैसे संबंधी। उसका फ़ायदा क्या है, क्योंकि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, इस पे लीकेज होते हैं बीच में से। पहले क्या होता था कि हाथ में डायरेक्ट किस्त देते थे, तो ऐसे कहते हैं कि जैसे किस्त देते थे तो जब वो किस्त लेने जाते कोई भी परिवार वाले, तो जो संबंधित व्यक्ति होता था, जो अधिकारी या कर्मचारी जो होता था, वो अपना कुछ रख लेता था कि इतना ही दूंगा मैं, और साइन पूरे पे करवा लेता था। तो ऐसा झंझट सरकार ने ख़त्म कर दिया। सीधे अकाउंट में डालें कि ये आपका हक है, आपका पैसा, ये डीबीटी के माध्यम से आपको दिया जा रहा है। 1 लाख रुपए का संकल्प पत्र इसमें प्रदान किया जाता है। अब 1 लाख, ये पुरानी वाली बात कर रहा हूँ, अब जो नई है 1.5 लाख, उसमें थोड़ा सा इसमें करेक्शन अपन कर लेंगे। 1.5 लाख रुपए का संकल्प पत्र दिया जाता है साथ ही, जब बालिका का जन्म होता है, कि सरकार संकल्प पत्र देती है कि हाँ इस बच्ची के लिए हम इतने पैसे, हम इसको, इस बच्ची के लिए हम देंगे 1.5 लाख रुपए, ये और उसके लिए एक संकल्प पत्र सरकार के द्वारा इस योजना के तहत जब जन्म होता है उसी समय प्रदान किया जाता है। ये मैंने बता दिया 7 किस्तों के माध्यम से किस तरह से दिया जाता है, ठीक है ना। और राष्ट्रीय योजना को इसमें समाहित कर दिया गया है। और ये अपने देखा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन उदयपुर में प्रथम किस्त 14 दिसंबर 2024 को जारी की गई थी। तो थोड़ा सा डाटा ये एक रेक्टिफिकेशन का है जो आप देख सकते हो। तो ये हमने बालिका जो लाडू प्रोत्साहन योजना है महिला अधिकारिता निदेशालय की, उसके बारे में बात की। दूसरी जो स्कीम है हमारी वो है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना काफ़ी चर्चा में भी रही है स्कीम, अभी हाल ही में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी आए, इसलिए इस स्कीम से रिलेटेड बातें अपन कर लेते हैं। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, मैंने ऊपर ही लिखा है कि उद्योग विभाग द्वारा संचालित योजना है, यानी इसका मतलब हुआ कि राजस्थान में इस योजना को संचालित करने वाला जो डिपार्टमेंट है वो है उद्योग विभाग, यानी राजस्थान में उद्योग विभाग के द्वारा ये योजना संचालित की जाती है। अब देखिए, इस योजना के तहत यह योजना 17 सितंबर 2023 को शुरू की गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। 17
जो सितंबर है उसको विश्वकर्मा जयंती मनाई जाती है। तो एक क्वेश्चन वैसे तैयार कर लो कि विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर यह योजना शुरू की। विश्वकर्मा कौन थे? जिन्होंने मतलब बहुत सारे भवन बनाए देवताओं के लिए, उनको विश्वकर्मा के रूप में जाना जाता है। तो एक तरह से ये उद्योग से रिलेटेड है। तो विश्वकर्मा जयंती पर ये शुरू की गई और इस योजना की अवधि है 2023 से लेकर के 27-28 तक ये योजना संचालित की जाएगी। तो थोड़ा सा अवधि भी ध्यान रखना, ये योजना 23 से लेकर के 2027-28 तक इस योजना को संचालित सरकार के द्वारा किया जाएगा। तीसरा देखो, इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखो, इस योजना के उद्देश्य में दो चीज़ों को ध्यान में रखा गया। एक तो ट्रेडिशन को, जो परंपराओं को, ट्रेडिशनल जो व्यापार है, ट्रेडिशन जो है, और उसके साथ साथ उसमें मॉडर्निटी लाना जो ट्रेडिशन में, यानी आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं कि पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकार, जो कारीगर और जो शिल्पकार हैं जो परंपरा से अपने व्यवसाय चलाए आ रहे हैं, ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पे उनका नाम भी दिया, बढ़ई का है, नाव निर्माता है, अस्त्र है, हथौड़ा है, ताला है, कुम्हार है। तो उनके जो परंपरागत व्यवसाय है, उस परंपरागत व्यवसाय को संरक्षित रखना और उस परंपरागत व्यवसाय को कैसे वो उन्नत कर सके, इसलिए उसको ट्रेनिंग देना कि भाई तेरा जो परंपरागत व्यवसाय है वो और भी बेस्ट कैसे हो सकता है। तो ये आपको स्किल दिया जाता है, स्किल डेवलपमेंट आपका किया जाता है, इससे इस स्कीम और भी अच्छे से आप कर सकते हो। और इसके साथ साथ जैसे परंपरागत व्यवसाय है उसमें आपको ये उपकरण हम दे देते हैं, इस उपकरणों से आपका परंपरा जो ये प्रोडक्शन है वो बढ़ेगा, क्वालिटी सुधरेगी और आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो सरकार यहाँ पर ये देख रही है कि परंपरागत व्यवसाय को ख़त्म नहीं कर रही है, परंपरागत व्यवसाय को का आधुनिकीकरण कर रही है। परंपरागत व्यवसाय का आधुनिकीकरण करते हुए जो परंपरागत व्यवसाय में लगे हुए लोग हैं उनका आर्थिक सशक्तिकरण कर रही है कि चलो हम आपको ये दो लोन भी देते हैं ताकि आपके व्यवसाय की, ये हमको आपको टूल किट भी देते हैं, और यह आप कोई भी व्यापार करोगे तो इस पर हम हर प्रकार का जितना भी आप डिजिटल लेन देन करोगे उस पर भी हम आपको इतना पैसा फ़ायदा देंगे। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हैं, क्योंकि सरकार को पता है कि यदि परंपरागत व्यवसायों को उन्नत किया जाता है तो एक तो रोज़गार की समस्या, बेरोज़गारी की समस्या कम होती है, एक बात। और दूसरी बात आप देखो ना, कोई व्यक्ति एक व्यवसाय में कितनी पीढ़ियों से उसके लग रहे हैं तो कितना एक्सपर्ट हो जाता है, ये मतलब उसको व्यवसाय सीखने की ज़रूरत नहीं होती। अब यदि उसी को मॉडर्नाइज कर दिया जाए तो कितना फ़ायदा होता है, उसी को मॉडर्नाइज कर दिया जाए तो कितना सारा फ़ायदा होता है। आप पढ़ते हो, कई IITian होते हैं, IIT छोड़ करके छोटा सा ही व्यवसाय करना शुरू कर देते हैं, कुछ नहीं करते, जैसे सब्जी का थैला लगा, कुछ भी लगा लिया उन्होंने, तो वो कुछ नहीं करते, केवल जो परंपरा आप जो व्यवसाय किया है ना उसको मॉडर्नाइज कर देते हैं, नए तरीके से उसको परोस देते हैं, उसी में बहुत बड़ा वो लाभ कमा लेते हैं। तो सरकार यहाँ पर भी यही मंशा रख करके इस योजना को संचालित कर रही है, जो कि 17 सितंबर 2023 से शुरू हुई, 23 से लेकर के 27-28 तक की इसकी अवधि है। इसमें देखो, जो मैंने कहा कारीगर या शिल्पकार जो कि परंपरागत व्यवसायों में संलग्न है, उनको पहली चीज़ यहाँ पे दी जा रही है आर्थिक सहायता। आर्थिक सहायता में सरकार लोन दिलवा रही है, लोन भी मतलब जैसे 5% इंटरेस्ट रेट पे दिला रही है। सरकार कह रही है कि मान लो आपको ये लोन, हम मान लो इतने लाख रुपए का लोन दिला रहे हैं, इसमें जो भी ब्याज आएगा, ब्याज 13% लग रहा है तो सरकार कह रही है 8% हम दे रहे हैं, 5% आप दे दो, यानी 8% की ब्याज सब्सिडी हो गई। तो सरकार यहाँ पर आर्थिक सहायता उनको प्रदान कर रही है, एक लोन भी दिला रही है, क्योंकि ये जो व्यवसाय में लगे हुए लोग होते हैं, बैंक जो होते हैं ना, ज़्यादातर अक्सर सरकार का रुझान चेंज हुआ है तब बैंकों का रुझान धीरे धीरे चेंज हुआ है, वरना इन लोगों को लोन नहीं मिलता था। तो सरकार उन लोन तक पहुँच इनकी बढ़ा रही है, लोन में सब्सिडी, इंटरेस्ट सब्सिडी सरकार के द्वारा दी। दूसरा, स्किल डेवलपमेंट कर रही है इनका, इसमें दूसरा उद्देश्य क्या है कि ये जो लोग हैं इनकी जो कला है सरकार को मानती है, सरकार कहती है कि हमें पता है कि आप बेस्ट करते हो क्योंकि आपने परंपराओं से सीखा हुआ है, लेकिन कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें यदि आप थोड़ा सा चेंज करो तो आपके अंदर ये चेंज आ सकते हैं, तो आपको स्किल डेवलपमेंट दिया जाएगा। तीसरा, आपको आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। ये देखो, आत्मनिर्भर तो वैसे ही समझ लो कि खुद का व्यवसाय है भाई, नाव बनाने का है, खुद का व्यवसाय है, तो आत्मनिर्भर तो है ही ना, किसी और पे डिपेंड नहीं, खुद ही प्रोडक्शन कर रहा है, खुद ही बेच रहा है, तो आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है इसमें, ठीक है ना। और उनकी पारंपरिक कला को संरक्षित और विकसित करना। ऐसा नहीं है कि नाव बनाने वाले को नाव मत बना, आज से इस काम को कर, आपको इस काम के लिए हम बेचते हैं, नो, जो नाव वो बना रहा है उसी कला को उसको और तरीके से विकसित किया जा रहा है ताकि परंपरा के साथ आधुनिकीकरण को समायोजित किया जा सके। ये दोनों चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। डिजिटल व्यापार में वृद्धि है तो प्रोत्साहित किया जा रहा है, तो वो तो सरकार लगभग सभी जगह कर रही है। योजना का संचालन भारत सरकार में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। MSME जो मिनिस्ट्री है भारत सरकार की, उसके द्वारा योजना का संचालन किया जा रहा है। राजस्थान में इसका नोडल विभाग है उद्योग विभाग, ये थोड़ा सा ध्यान रखना।
राजस्थान में उद्योग विभाग के द्वारा और भारत सरकार में, क्योंकि ये सूक्ष्म उद्योग है, सूक्ष्म एमएसएमई जो मंत्रालय है उसके द्वारा ये योजना संचालित की जा रही है। योजना में लाभार्थी, योजना के प्रमुख बिंदुओं में पहला देखो लाभार्थी कौन है। तो लाभार्थियों का यहाँ पे जो है, योजना में जो लाभार्थी है वो 18 पारंपरिक जो उद्योग हैं इनसे रिलेटेड है, 18 पारंपरिक व्यवसायों से रिलेटेड है, कारीगर और शिल्पकार। मैंने इनका सबका नाम इसलिए लिखा है 18 के 18 का, क्योंकि आपको रट्टा नहीं मारना। पहली चीज़ लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं कि रट्टा मारना है चीज़ों को। देखो मेरा उद्देश्य ये नहीं है, मेरा उद्देश्य है कि आप चीज़ों की समझ बनाओ, और मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो समझ बनाने के पर्पज़ से ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो आपके अंदर वो समझ होनी चाहिए, वो समझ डेवलप होनी चाहिए, उस समझ के हिसाब से आप पढ़ोगे तो बहुत सारी चीज़ें तो पढ़नी नहीं पड़ेगी। अब जैसे ये मैं 18 कह रहा हूँ, रट्टा नहीं मारना, लेकिन पढ़ना है, एक बार गो थ्रू होना है। जब भी पढ़ो एक बार पढ़ते हुए निकलना है, रट्टा मारना है डेटों का, ठीक है ना। जो फैक्चुअल चीज़ें हैं उनको रट्टा मारना है, बाकी समझ से ही क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। बढ़ई है, नाव निर्माता है, अस्त्र निर्माता है, मैं भी बोल देता हूँ, लोहार है, हथौड़ा टूल किट निर्माता है, ताला बनाने वाला है, सुनार है, कुमार है, मूर्तिकार है, ठीक है ना, पत्थर तोड़ने वाला है, मोती या जूता कारीगर है, सॉरी मोची, राजमिस्त्री है, टोकरी चटाई झाड़ू निर्माता है, गुड़िया या खिलौना निर्माता है, नाई है, माला बनाने वाला है, ठीक है ना, और धोबी है और दर्जी है। ये जो 18 व्यक्ति 18 व्यवसाय हैं, इनमें जो 18 जो ट्रेड हैं, इनमें जो संलग्न लोग हैं, ऐसे कारीगर शिल्पकार, इनको ही इस योजना में लाभ मिलेगा, अन्य अदर को योजना में लाभ नहीं मिलेगा। इन 18 की कैटेगरी बनाई गई है, ठीक है। अब इसमें देखो विदाउट कोलेटरल का ऋण का प्रोविजन किया गया, मतलब बिना गारंटी के ऋण। आप बैंक में जाते हो और बैंक में जाते हो तो बैंक से आप कहते हो भाई साहब हमको 2 लाख रुपए का लोन चाहिए, 3 लाख रुपए का लोन चाहिए, तो बैंक आपको कहेगा ठीक है लोन हम दे देंगे, लाओ आप इसके बदले में क्या रखोगे, आपके कोई डॉक्यूमेंट कोई ऐसी चीज़ें। सरकारी कर्मचारी होता है तो सरकारी कर्मचारी को इतनी जी गोइंग कैसे देते, क्योंकि सरकारी कर्मचारी का पता है कि इसको कभी पकड़ लेंगे। और कोई लोन है तो फिर अपन देंगे, लो हमारी ज़मीन के कागजात ले लो, हमारे प्लॉट के कागजात ले लो और हमें इतना लाख का लोन दे दो, हम ताकि हम अपना बिजनेस कुछ भी शुरू कर सकें, हमारे इस पर्पज़ का को सर्व कर सके, तो इसलिए बैंक लोन हमें देता है। लेकिन यहाँ पर सरकार कह रही है कि नहीं यार, इनके पास आप क्या रखोगे, एक मान लो एक धोबी है या एक माला निर्माता है या कोई है, उसके पास बहुत इतना पैसा नहीं है, उसके पास यही स्थिति है, वो शाम तक का अपना घर का खर्चा घर खर्च चल जाए, वही बहुत बड़ी बात है, तो वो कोलेट्रल क्या देगा आपको, ठीक है ना, कि कोई भी कोलेट्रल का मतलब समझ गए ना, गारंटी क्या देगा। तो इसलिए सरकार ने कहा कि नहीं, इन व्यवसायों में लगे हुए लोग हैं ना, इनको गारंटी की ज़रूरत नहीं है, हम बिना गारंटी के उनको लोन दे देंगे। पहला फ़ायदा बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये समझना है, ठीक है ना, कोलेट्रल नहीं देना पड़ता। हालांकि लाइन इतनी सी लिखी हुई है, लेकिन थोड़ा सा समझोगे अब आप भूलोगे नहीं। 5% ब्याज पर, देखो 5% ब्याज पर 3 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाता है। अब देखो सरकार कह रही है कि जो भी बैंक का सिस्टम है, सरकार का मानना यह है कि ये नीचे मैंने इसलिए ब्लैक में लिखा है कि 8% तक ब्याज सब्सिडी दे देती है, लगभग 13% माना जाता है भाई, ब्याज की जो इंटरेस्ट रेट है वो 13% आ रही है। तो सरकार कह रही है कि आपको केवल 5% देना पड़ेगा, अब चाहे 7 आ रही हो, 8 आ रही हो, एक्स्ट्रा कितनी भी आ रही हो, वो हम भुगतान करेंगे, हम अपने जेब से वहन करेंगे, सरकार खुद वहन करेगी, केवल आपको 5% सब्सिडी पर, 5% इंटरेस्ट पर आपको 3 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा। वो ऋण है ना 2 किस्तों में है, 1 लाख रुपए 18 माह के लिए और 2 लाख रुपए है ना वो 30 माह तक के लिए आपको सुविधा इसमें दी जाती है। तो इन 2 किस्तों में ऋण कितने का है, 3 लाख का है। कितनी किस्तों में, 2 किस्तों में, पहली किस्त 1 लाख की, दूसरी किस्त कितने की है, 2 लाख की। सब्सिडी कितनी, इंटरेस्ट सब्सिडी कितनी है, कितनी देनी पड़ेगी, केवल अपन को इंटरेस्ट केवल 5% देना पड़ेगा, बाकी जितनी भी होगी वो सरकार। कई बार कई योजना में उल्टा लिखा जाता है, ये पढ़ने में समझना, कई में लिखा जाता है 8% इंटरेस्ट सब्सिडी सरकार देगी, इसका मतलब 8% तक तो सरकार देगी, बाकी उसको खुद को वहन करना पड़ेगा। यहाँ पे कह रहा है कि आपको 5% ब्याज पे देंगे, बाकी कितना भी लगे वो सरकार खुद वहन करेगी। पहली जो इसमें लाभ दिया रहा वो पहला ही है। दूसरा है कौशल संवर्धन प्रशिक्षण। इसमें कौशल संवर्धन यानी स्किल जो डेवलपमेंट है, एनहेंसमेंट है, ठीक है ना, उसका प्रशिक्षण दिया जाएगा, उसकी ट्रेनिंग दिया जाएगा। यानी आपके अंदर जैसे मान लो कोई माला निर्माता है तो माला को और भी बेहतर तरीके से किस तरह से बनाया जा सकता है, किस तरह से उसकी नई डिज़ाइन किया जा सकता है, आज के आधुनिक ट्रेंड के हिसाब से उसको किस तरह से, ताकि वो होटलों में अलग अलग जगह किस तरह से यूज़ हो सकती है, कहाँ कैसा उसका यूज़ होगा, उसको कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। ऐसे ही और व्यवसाय में देख सकते हो, जैसे टेलर है तो उसको आधुनिक
फैशन के हिसाब से कैसे बना सकते हो, नई फैशन में क्या चल रहा है, नई टेक्नोलॉजी में क्या चल रहा है, फैशन टेक्नोलॉजी में आप किस तरह से कपड़े बना सकते हो ताकि और भी ज़्यादा बिके, क्या ट्रेंड चल रहा है, किस तरह से चल रहा है, दुनिया क्या सोच रही है, और आज की जो पीढ़ी है, नई पीढ़ी की क्या पसंद है, तो उस सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उसको ट्रेनिंग दिया जाएगा। कौशल प्रशिक्षण, अब उस कौशल प्रशिक्षण जब दिया जाएगा तो प्रतिदिन 500 रुपये का स्टाइपेंड दिया जाएगा। स्टाइपेंड का मतलब होता है दैनिक खर्चा एक तरह से उसका, ठीक है ना भाई। आप कौशल प्रशिक्षण दे रहे हो तो अब वो आपने तो उसको बुला लिया सारे दिन घर वहाँ पे अपने किसी भी जहाँ पे प्रशिक्षण केंद्र है, अब उसका घर का गुजारा कैसे चलेगा, कैसे चलेगा उसका पूरा दिन का। तो कह दिया सरकार ने कि भाई साहब आप आ जाओ, आपको हम कौशल प्रशिक्षण तो देंगे ही देंगे, साथ के साथ आपको 500 रुपये और दे देंगे दिन के, बैठे बैठे ले जाओ। तो आपका जो आप खर्चा बाहर से कुछ कमा सकते थे वो हम आपको दे रहे हैं ताकि आपकी क्षतिपूर्ति हो सके, आपका खर्चा चल सके। तो खर्चे के लिए 500 रुपये स्टाइपेंड के साथ साथ 5 से 7 दिन का। अब जो कौशल प्रशिक्षण है ना उसको 2 भागों में बांट दिया। एक बुनियादी प्रशिक्षण यानी जो बेसिक ट्रेनिंग होती है ना, फाउंडेशन ट्रेनिंग जिसको अपन बोलते हैं, वो फाउंडेशन ट्रेनिंग तो आपको दी जाएगी 5 से 7 दिन की। यानी फाउंडेशन ट्रेनिंग कितने दिन की दी जाएगी, 5 से लेकर के 7 दिन की। इसके बाद में जब आप फाउंडेशन का मतलब जनरल ओवरव्यू होता है फाउंडेशन में कि ये व्यवसाय है क्या, किस तरह से चलता है, क्या होता है, मोटी मोटी चीज़ें। फिर उसके डेप्थ जो होती है ना, उन्नत प्रशिक्षण, वो उन्नत प्रशिक्षण आपको 15 दिन का दी जाएगा। 5 से 7 दिन का फाउंडेशन ट्रेनिंग दी जाएगी और फिर जो 15 दिन का है वो आपको उन्नत प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके बाद में विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और आईडी कार्ड दिया जाएगा। प्रशिक्षण आपका पूरा हो गया तो आपको विश्वकर्मा का प्रमाण पत्र, हाँ कि ये जो फला व्यक्ति है, श्रीमान फला फला ने इससे इस दिवस तक इतने दिन का प्रशिक्षण प्राप्त किया और इनको ये प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। प्रमाण पत्र और एक आईडी कार्ड आपको दे देंगे, हाँ कि आप इस व्यवसाय के हो। तो वो आईडी कार्ड है ना आपके बैंक में भी, आपके लोन के और उसमें भी काम आती है। तो ये दूसरी चीज़ है। तीसरा है टूल किट सहायता। अब मान लो प्रशिक्षण के बाद में अब उसको टूल किट चाहिए ही चाहिए, जैसे दर्जी है तो उसको टूल किट के रूप में वो मशीनरी चाहिए जिससे वो कपड़े से को सिल सके, ठीक है ना। माला बनाने वाला है तो माला बनाने के लिए नई मशीनरी चाहिए ताकि उसके माला को नई नई डिजाइन में वो शेप ले सके। तो इस तरह से जो टूल किट, जो उपकरण, जो सामान उसको चाहिए, उसके लिए सरकार करेगी भाई साहब आपको 15,000 रुपये का ई वाउचर और दे देंगे। ई वाउचर सरकार दे देगी। तो जहाँ पे भी वो दुकान में जाकर के उसको देगा तो वो दुकानदार वो 15,000 रुपये उसमें मान लेगा कि 15,000 रुपये सरकार से ले लेगा। तो ई वाउचर भी यहाँ पर 15,000 रुपये का प्रदान किया जाएगा। तो देखो 5% जो ब्याज पर 3 लाख तक का ऋण मिल गया। फिर ट्रेनिंग दे दी, ट्रेनिंग के 2 पार्ट कर दिए, एक बेसिक ट्रेनिंग दे दी फाउंडेशन और एक उन्नत ट्रेनिंग दे दी। फिर उसके साथ स्टाइपेंड उसको दे दिया। फिर जब वो ट्रेनिंग के बाद ट्रेनिंग पूरी हुई तो फिर उसको आईडी कार्ड और प्रमाण पत्र दे दिया। और फिर इसके बाद में यहाँ पर जैसे ही होता है अब अपना उद्योग शुरू करे उसके लिए उसको ई वाउचर दे दिया और उधर बैंक से उसको लिंकेज कर दिया गया, बैंक से पैसा ले लो। फिर और दे दिया डिजिटल लेन देन को प्रोत्साहित करने के लिए। मैंने ऊपर एक उद्देश्य में एक चीज़ छोड़ दीजिए, डिजिटल लेन देन, क्योंकि उस वहाँ इसलिए छोड़ा क्योंकि यहाँ मुझे समझाना था। सरकार ने कहा कि आप है ना, आप यदि जैसे मान लो आप दर्जी हो और आप कोई कपड़ा सिलते हो और वो पैसा देने आता है, आप डिजिटल उससे पैसा ले रहे हो, तो हर डिजिटल लेन देन पर आपको 1 रुपये का प्रोत्साहन दिया जाएगा। जितना भी डिजिटल लेन देन करोगे 1 रुपये का आपको प्रोत्साहन दिया जाएगा। फिर कुछ लाभ, उत्पादों की गुणवत्ता और पहुंच बढ़ाने के लिए मार्केट लिंकेज सपोर्ट दिया जाएगा। मतलब आपको मार्केट से लिंक करने का सपोर्ट भी सरकार के द्वारा प्रोवाइड करवाया जाएगा कि हाँ ये मार्केटर इन मार्केट तक पहुंच कैसे हो, किस तरह उस मार्केट में पहुंचे, उस मार्केट से जोड़ा जाएगा सरकार के द्वारा। देखो बहुत बड़ी समस्या है, हालांकि बोलने में बहुत इजी बोल गए मैं। इतनी बड़ी समस्या है कि मार्केट में लिंकेज होता ही नहीं है, पता ही नहीं होता। आप देखो कि जो आम गाँव में लोग जो काम करते हैं उनका मार्केट लिंकेज नहीं होता। वहाँ से जूते हैं चमड़े के, मान लो कोई बनाता है, मोची बनाता है, वो चमड़े के जूते वहाँ से उनसे 200 300 200 300 में ले जाता है। वही मार्केट में ले जाके केवल उन पे लेबल लगा के वही जूते हैं ना आपको 5,000 4,000 में मिलते हैं। तो ये मार्केट लिंकेज आपको दिया जाता है तो कुछ पैसे आपको भी मिलेंगे। तो ये सरकार का यहाँ पे मोटिव है। नई तकनीकी आधुनिक उपकरणों से ये हमने पढ़ लिया। बजट इस योजना में 13,000 करोड़ का किया है सरकार के द्वारा। 5 वर्षों के लिए योजना है जिसमें 13,000 करोड़ रुपए का बजट का प्रोविजन सरकार के द्वारा इस योजना में किया गया है। इसके बाद में देखो नेक्स्ट देखते हैं इसमें पात्रता। देखो मैं सामान्यतः जनरली ये होता है कि जब भी कोई पढ़ाता है तो पात्रता नहीं पढ़ाता। मैंने कई 1-2 वीडियो देखे हैं तो उसमें मुझे थोड़ा सा ये पता चला, हालांकि हो सकता है कोई पढ़ाता हो, बट आजकल क्या होता है क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। और देखो थोड़ा सा समझना होता है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना होता है, पात्रता याद हो जाती है। बट कल को क्वेश्चन आ जाए तो हमें पछतावा नहीं होगा। पात्रता भारत का नागरिक होना चाहिए तो सभी जगह है।
18 वर्ष से अधिक की उम्र, क्योंकि 18 वर्ष से कम व्यवसायों पर प्रतिबंध अपन मूलाधिकार अपन पढ़ते हैं। विश्वकर्मा समुदाय योजना में सब केवल 18 व्यवसायों से संबंधित होना चाहिए व्यक्ति, ये हमने शुरू में की कि ये पात्रता। तीसरा, सरकारी नौकरी आयकरदाता नहीं होना चाहिए, उसके परिवार में कोई, ऐसा नहीं कि भाई सरकारी नौकरी है नहीं, परिवार में कोई सरकारी नौकरी वाला हो और वो कह रहा है कि मैं भी ये करूँ, तो वो नहीं होना चाहिए। और पिछले 5 वर्षों में पीएम स्वनिधि, PMEGP मुद्रा योजना है ना, उनमें लोन नहीं लिया हो, मतलब उसने लोन नहीं लिया उन योजनाओं से, लिया हुआ है तब उसको नहीं मिलेगा। हाँ, यदि लोन ले लिया और उसको चुका दिया तो भी वो पात्र है। ये लिखा हुआ है ना यहाँ पे कि या लोन चुका दिया हो तो पात्र हो जाएगा। राजस्थान ने बजट 25 से 20 में घोषणा की है कि विश्वकर्मा युवा उद्यमी योजना युवाओं हेतु 2 करोड़ तक के ऋण पर 8% इंटरेस्ट सब्सिडी के साथ 5 लाख रुपए की मार्जिन मनी एक तरह से डाउन पेमेंट होता है। जैसे अपन कोई कार खरीदने जाते हैं, अब 10 लाख की है तो 5 लाख रुपए का अपन ने 2 लाख का अपन डाउन पेमेंट किया, तो एक तरह से डाउन पेमेंट सरकार अग्रिम टाइप में इसको देती है। और इसके लिए 150 करोड़ का प्रावधान किया गया है। यहाँ पे देखो, जो स्ट्रीट वेंडर, राजस्थान सरकार ने भी स्ट्रीट वेंडरों के लिए 2024 में जो CM विश्वकर्मा योजना संचालित की है स्ट्रीट वेंडर के लिए, उसकी डिटेल है। मैं नेक्स्ट जो योजना है, नेक्स्ट जो स्लाइड आएगी या नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें अपन उसकी डिटेल भी शेयर कर लेंगे, बात कर लेंगे। एक बार मैं क्या फ्लैगशिप योजनाओं के बारे में ही बात करना चाह रहा हूँ, फिर जो भी योजना और बचती है उनको अपन ले लेंगे। नेक्स्ट है कृषि एवं उद्यानिकी विभाग, राजस्थान सरकार के द्वारा संचालित प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में बात करेंगे। कृषि एवं उद्यानिकी विभाग जो राजस्थान सरकार है उसके द्वारा संचालित प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। देखो, ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, वो उसका प्रारंभ 1 जुलाई 2015 को सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, केंद्र प्रायोजित योजना है, ठीक है ना। देखो, एक होती है केंद्र प्रायोजित योजना, एक होती है सेंट्रल सेक्टर स्कीम, ठीक है ना। और ऐसे 3 योजनाओं की कैटेगरी सरकार के द्वारा डिसाइड की गई, जिसके बारे में अपन एक छोटे से वीडियो में अलग से बात करेंगे। उनमें ये होता है कि एक जो योजना उसमें फंडिंग पैटर्न बदल जाता है सरकार का, केंद्र सरकार और राज्य सरकार का, इसलिए 3 प्रकार की योजनाएं सेंटर ने डिसाइड कर रखी है। उन तीनों में यह है सेंट्रल केंद्र प्रायोजित योजना, ठीक है ना, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, ये जरूर ध्यान रखना। केंद्र प्रायोजित योजना 1 जुलाई 2015 को योजना संचालित की गई थी। इसके बीच में मैंने थोड़ा सा ये डाल दिया कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 इसी का नेक्स्ट वर्जन है। हमेशा ध्यान रखना, ये जो 2.0 होता है ना, तो पिछली योजना का नेक्स्ट वर्जन होता है, कुछ अपग्रेडेड वर्जन होता है। इस अपग्रेडेड वर्जन को एक बार बाद में पढ़ लें, ठीक है ना, तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो इसको मैं एक बार छोड़ रहा हूँ। नोडल विभाग है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो 2015 में चली है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। हमारा जो सरकार का फ्लैगशिप योजनाओं का जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, जिन्होंने एक सरकार ने ऑर्डर जारी किया है, उसमें प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ही है, 2.0 के बारे में नहीं। हालांकि कई कोचिंग में कई जगह इसको 2.0 को ही फ्लैगशिप में पढ़ा दिया, बट उसका नेक्स्ट वर्जन है, तो अपन को दोनों ही पढ़नी है, ठीक है, ये हमें ध्यान में रखना। देखो, इसका जो नोडल विभाग है वो केंद्रीय स्तर पर आप देखोगे यहाँ पे, तो जल शक्ति मंत्रालय। इस योजना के 4 पार्ट हैं, मैं आपको एक बार दिखाना चाह रहा हूँ ताकि ये नोडल विभाग में आपको समझा दूँ, ठीक है। देखो, 4 घटक हैं इस योजना के, 4 पार्ट हैं। एक है त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, बाद में बात करेंगे। एक हर खेत को पानी, तीसरा प्रति बूंद पर ड्रॉप मोर क्रॉप, और एक है वाटरशेड। 4 इसके पार्ट हैं, इसके कंपोनेंट है, वो कितने हैं? 4 हैं। अब मैं वापस इस पे आना चाह रहा हूँ। 4 में आप देखिए, जो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा पढ़ना भी ध्यान से, क्योंकि गलती कर जाओगे आप। कई बार क्या होता है कि अपने जैसे सरकार ने 25 योजनाओं की लिस्ट निकाल दी, निकालते ही कुछ वीडियो डाल दी, वीडियो डालते ही उसमें, मैं हालांकि आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उस वीडियो में केवल सीधा लिख दिया हाँ ये कृषि उद्यानिकी उसके द्वारा चलाया जा रहा है, लेकिन इसके बाद में जो चीज़ें हैं ना, वो भी थोड़ी सी लिखनी चाहिए थी, जो ज़रूरी थी। तो यहाँ पे देखो, पहला जो इसका नोडल विभाग केंद्रीय स्तर पर अपन देखेंगे, तो यहाँ पर, क्योंकि राज्य स्तर पर तो हमने ये देख ही लिया, क्योंकि आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज हो तो मैं पहले बताता हूँ। राज्य स्तर पर तो कृषि एवं उद्यानिकी विभाग है, राज्य स्तर पर तो कौन है? कृषि एवं उद्यानिकी विभाग है। लेकिन अपन सेंट्रल लेवल पे देखेंगे तो जल शक्ति मंत्रालय जो है ना, वो तो त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, हर खेत को पानी, जल निकायों द्वारा जीर्णोद्धार, 2 योजनाएं हैं, वो तो इसके द्वारा संचालित है।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय पर ड्रॉप मोर क्रॉप है, और वाटरशेड है ना भूमि संसाधन विभाग। तो इस तरह से 3 डिपार्टमेंट है भारत सरकार के, 3 मंत्रालय, 3 डिपार्टमेंट है ये कहो, उनके द्वारा इस योजना का संचालन किया जा रहा है। तो अपन तीनों का अलग अलग तरीके से याद कर सकते हैं। वित्तीय प्रावधान देखो तो देखो केंद्र राज्य की हिस्सेदारी सामान्य राज्यों के लिए 75-25 है, ठीक है ना, और पहाड़ी जो राज्य है उसमें 90-10 है। सामान्य राज्यों के लिए 75, 100 रुपये में 75 रुपये तो सेंट्रल गवर्नमेंट देगा और 25 रुपये जो है वो राज्य गवर्नमेंट देगी। लेकिन जो पहाड़ी है, पूर्वोत्तर वाले राज्य हैं, उनके लिए उत्तरी पूर्व यानी पूर्वोत्तर यानी 7 सिस्टर जिनको अपन बोलते हैं, और पहाड़ी में जैसे हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, ये जो ऊपर वाले राज्य हैं यहाँ पर है 90-10 का पैटर्न, ठीक है ना। दूसरी बात ये देखो 21 से 26 तक के लिए इसको मंजूरी कर दी गई है। भारत सरकार के द्वारा इस योजना को 2015 में चली थी, 21 तक की इसकी अवधि थी, इसको दोबारा बढ़ा दिया गया 21 से लेकर के अब 26 तक को इसको योजना को बढ़ा दिया गया 93,000 करोड़, लगभग 93,068, लेकिन एग्जैक्ट फिगर याद न करते, अब लगभग 93,000 करोड़ रुपए इसका पेरिव्यय होगा, जिसमें लगभग 22 लाख किसानों को सरकार मानती है कि लाभ होने की उम्मीद है। तो ये इस योजना में हमने वित्तीय प्रावधान देखा। वित्तीय प्रावधान में हमने देखा कि पहाड़ी राज्यों के लिए अलग है, सामान्य राज्यों के लिए अलग है, ठीक है। दूसरा हमने देखा कि 3 मंत्रालय द्वारा ये संचालित है। राजस्थान में अपन ने अलग एक डिपार्टमेंट देखा जो कि इसको कोऑर्डिनेट कर रहा है, ठीक है। इसके बाद में इस योजना के प्रमुख उद्देश्य देखो, तो उद्देश्य देखोगे तो हर खेत को पानी, तो सिंपल से उद्देश्य आप पढ़ोगे, यानी इस योजना में सरकार ये सोच रही है कि जहाँ पे भी एग्रीकल्चर होती है हर खेत तक पानी पहुँचे, ये सरकार के द्वारा सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रति बूंद अधिक फसल पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ठीक है ना, कि बूंद एक एक बीज गिरती है ना तो इस तरह से हो कि उससे क्रॉप हो कुछ ना कुछ। तो इसके लिए क्या होगा कि पानी का बहुत सर्वोत्तम उपयोग हो, तो इसमें ड्रिप, स्प्रिंकलर, ये जो चीज़ें हैं ये यहाँ पर आ जाती है कि इनका यूज इस योजना के तहत किया जाएगा ताकि पानी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज हो सके, ठीक है ना। फिर इसके बाद में देखो यहाँ पर जल का संरक्षण करना, क्योंकि देखो आप पर ड्रॉप मोर क्रॉप कर रहे हो तो जल को संरक्षित कर रहे हो ना, जल का कम से कम यूज कर रहे हो, तो जल को आप संरक्षण करने का प्रयास किया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। जल संरक्षण जैसे जल संचयन, भूजल पुनर्भरण, जलाशयों का जीर्णोद्धार, ये इस योजना के तहत पार्ट के रूप में माने जाएंगे। वाटरशेड विकास कार्यक्रम, मृदा जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन, ग्रामीण आजीविका में सुधार। वाटरशेड का मतलब होगा कि जो पानी है उसकी ज़्यादा से ज़्यादा बचत कैसे हो सके, उसका किस तरह से अधिकतम उपयोग हो सके, ठीक है ना, उसकी वेस्टेज है उसको रोका जा सके। तो ऐसी परियोजनाएं, वाटर को कहाँ पे कंजर्व किया जा सके, छोटे छोटे चेक डैम बनाना, तो ये वाटरशेड के अंतर्गत आते हैं। और कृषक की समृद्धि इसमें योजना में, तो वो तो हम ऑटो समझते हैं, तो उद्देश्य आप बहुत ईजी से समझते हो, जल का संरक्षण करना, वाटरशेड। आप इसके घटक पढ़ोगे तो घटक में सारे के सारे उद्देश्य हैं, लेकिन उद्देश्य घटक मैंने अलग अलग लिखे हैं, फिर भी आप घटक पढ़ोगे तो भी आ जाएगा। योजना के घटक देखो, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, एक तो इसमें AIBP है, ठीक है ना, ये योजना का पहला जो पार्ट है, घटक है वो है। इस त्वरित सिंचाई में क्या किया जाएगा, सिंचाई की त्वरित समाधान के लिए तुरंत सिंचाई हो सके उसके लिए छोटी छोटी परियोजनाएं हैं, बड़ी बड़ी परियोजनाएं हैं, जो मतलब इसमें यह रखा गया कि ऐसी परियोजनाएं हैं जो जल्दी पूरी हो सकती है। देखो परियोजना 3 तरह की मान लो, अपन थोड़ा सा आइडिया लगाए। एक परियोजना जो 80% 70% पूरी हो चुकी है, एक परियोजना जो 40-30-40% है, एक अब शुरू करना है। सरकार कहती है कि यार शुरू करना है वो तो कर लेना, 40% पे एक बार छोड़ो। जो 80-90 हो चुकी है, 70% पूरी हो चुकी है, उनको फटाफट पूरा करो ताकि उनसे लाभ मिला जा सके। तो वो जो योजना है उसके तहत संचालित की जा रही है। जो प्राथमिकता ऐसी योजनाओं को, जैसे 99 प्राथमिकता वाली परियोजनाओं पर ध्यान, ये डाटा चाहिए याद करो तो करना या मत करना, कोई ज़रूरत नहीं है, ये मैंने केवल लिखा ही है, बाकी आप चाहो तो इसको छोड़ सकते हो। 88 लाख हेक्टेयर क्षेत्र का लक्ष्य रखा गया। दूसरा, हर खेत को पानी, हर खेत को पानी, तो इसमें सतही लघु जल, जलाशयों का जीर्णोद्धार, भूजल, हर खेत को पानी के लिए क्या किया जाए। जहाँ पर पानी की उपलब्धता है वो तो ठीक है, लेकिन जहाँ पर पानी अभी नहरों से पहुँचा ही नहीं जा सकता तो वहाँ पे क्या करो, आप पानी के लिए स्ट्रक्चर बनाओ छोटे छोटे, और वर्षा का जो जल आता है उसको संचय करो जिससे कि उस खेत में आगे फसल हो सके, ठीक है ना। पर ड्रॉप मोर क्रॉप, तो इसके लिए अपन ने बात किया ड्रिप, स्प्रिंकलर जैसे सूक्ष्म सिंचाई। और वाटरशेड विकास घटक, जल संरक्षण और मिट्टी के लिए वाटरशेड का डेवलपमेंट करना। और वाटरशेड के लिए 21 से 26 तक, ये अपन उसमें भी पढ़ लेंगे। तो ये हमने इस योजना के बारे में देखा। अब देखो मैंने आपको बताया था कि इस योजना से रिलेटेड जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0, अब ये 2.0 है ना, इसको राज्य स्तरीय कार्यक्रम में राजस्थान सरकार द्वारा 12 से 5 फरवरी 2025 को इस योजना को संचालित किया गया। 2.0 केवल वाटरशेड से रिलेटेड है, ये ध्यान रखना।
ये अभी पढ़ भी लेंगे। 21-22 से लेकर के 26 तक इस प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 है। इसमें 149 परियोजनाएं 7.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की इसमें स्वीकृत की गई है, ठीक है ना। और ये विशेष रूप से वाटरशेड विकास घटक, मैंने बोला था ना कि ये किसके लिए है, वाटरशेड के लिए, वाटरशेड विकास घटक के रूप में ये योजना है, केवल वाटरशेड, ठीक है ना, जो कि ये अवधि की तो मंजूरी दी गई है, वाटरशेड पर केंद्रित है। अब वाटरशेड में क्या क्या है, मृदा का संरक्षण किया जाएगा, जल को संचय किया जाएगा, ठीक है ना, ग्रामीण आजीविका को बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा, लोगों की मतलब आजीविका बढ़े इसके लिए सूक्ष्म और सिंचाई और बड़ी परियोजनाओं को भी इसमें शामिल किया गया। लेकिन 2.0 है वो मुख्य रूप से किसके लिए है, वाटरशेड के लिए, ये हमें ध्यान में रखना है। तो ये हमारी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हो गई। अब एक योजना हमारी और बचती है आज के इस वीडियो में, तो वो बात करते हैं अपन कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान। कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान, देखो कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान है वो है भूजल विभाग का, पहले राजस्थान सरकार में कौन चला रहा है इसको, भूजल विभाग के द्वारा, ये अपन को जरूर ध्यान रखना है। कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान है वो किसका है, भूजल विभाग का। अब ये जो अभियान है 15 जनवरी को इस अभियान का संचालन शुभारंभ किया गया सांगानेर से, ठीक है ना, कहाँ से, जयपुर से, याद कर लेना आप, तो जयपुर से इसका संचालन किया गया। जो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री SCR पाटिल और राजस्थान के जो मुख्यमंत्री भजन लाल जी, उनके द्वारा इस योजना को संचालित किया गया। और ये योजना है प्रधानमंत्री की कैच द रन से प्रभावित है। पहले प्रधानमंत्री की कैच द रन, ये एक तरह से इसी तरह से योजना है जिसमें कर्म भूमि को और मातृभूमि दोनों जोड़ना। देखो इसमें दो वर्ड है, एक तो कर्म भूमि और एक होती है मातृभूमि, ठीक है ना। तो जो कर्म भूमि है, जैसे मान लो कोई व्यक्ति है राजस्थान का, अब वो बिहार रह रहा है, बिजनेसमैन हो गया है, या महाराष्ट्र रह रहा है या विदेश रह रहा है, उस व्यक्ति को उसकी मातृभूमि से जोड़ो, कर्म भूमि, ठीक है ना, से मातृभूमि को जोड़ना है इसमें। तो वो योजना समझ गए ना आप, कि वो जो व्यक्ति है उसकी कर्म भूमि, मातृभूमि, वो राजस्थान में पैदा हुआ था, उसकी मातृभूमि राजस्थान थी, अब वो बाहर चला गया, विदेश में चला गया है, किसी दूसरे राज्य में चला गया है, उस व्यक्ति को राजस्थान से जोड़ने के लिए योजना एक तरह से मुख्य रूप से उसका सहयोग लेना है और इस सहयोग के द्वारा राजस्थान में डेवलपमेंट का कार्य करना है, वो है कर्म भूमि से मातृभूमि योजना। कैच द रेन प्रधानमंत्री उससे पहले से प्रभावित है ये योजना है। इसके प्रारंभिक कार्य ध्यान रखना, सिरोही 1, पाली 2, जोधपुर 3, ठीक है ना, भीलवाड़ा 4, झुंझुनू और जयपुर 6 जिलों में ये योजना शुरू की गई है। एक तरह से धीरे धीरे पूरे हो जाएगी, लेकिन ये 6 जिले, क्योंकि कोई भी योजना कम जिलों में होती है तब जिले पूछ लिए जाते हैं, पूरे में होते हैं तो क्या पूछ के भी क्या करेंगे, ठीक है ना। अब इसमें एक गांव का उदाहरण दिया गया है राजस्थान का, आप वो देखोगे राजस्थान सरकार का, तो उसमें एक गांव का उदाहरण यहाँ पे दिया गया है, वो है आपका खड़गदा गांव डूंगरपुर, थोड़ा नाम अटपटा सा, खड़गदा गांव डूंगरपुर। इसके लिए ये माना जाता है कि ये भारत में जल संरक्षण की मिसाल है। कैसे मिसाल है, आपको कर्म भूमि भी योजना में समझ में आ जाएगी। हालांकि ये योजना इस तरह से देख सकते हो, इसमें जन भागीदारी मॉडल अपनाया गया। जन भागीदारी में क्या किया, गाँव वालों ने, इस कर्म भूमि से मातृभूमि में तो जन भागीदारी में भामाशाहों को लिया जा रहा है, जो प्रवासी राजस्थानी है उनको लिया जा रहा है कि भाई आओ आप। लेकिन इस जो खड़गदा जो गांव है डूंगरपुर का, इसमें जो गांव के लोग हैं वो ही एक दूसरे से मिलकर के, जिसके पास जैसी क्षमता है अपनी क्षमता के हिसाब से सभी ने थोड़ा थोड़ा योगदान किया और योगदान करके जन भागीदारी मॉडल को बहुत मजबूत बनाया, ठीक है ना। फिर इससे जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण किया, मतलब पैसा थोड़ा थोड़ा इकट्ठा किया। कुछ लोगों ने कहा कि भाई हमारे पास तो पैसा नहीं है, हम हमारी श्रम दे देंगे, तो उससे जो भी पुराने परंपरागत ट्रेडिशनल जो वाटर के जल संरक्षण पद्धतियाँ थी, जैसे कोई छोटे छोटे तालाब थे, कुछ और रास्ते नालियाँ थी जहाँ से पानी जाके जा सकते, उनको हटाया, वहाँ से उस अतिक्रमण को हटाया, उनको खोदा, उसको वापस पुनरुद्धार किया उनका। तो इन्होंने जन भागीदारी मॉडल के माध्यम से ये काम किया। दूसरा सामुदायिक सहभागिता, मैंने कहा जन आंदोलन। अब देखो सामुदायिक सहभागिता, क्योंकि कुछ लोगों ने पैसा दिया, कुछ लोगों ने अपनी मेहनत दे दी, कुछ लोगों ने जो पढ़े लिखे थे, यूथ थे, उन्होंने अपनी जो पढ़ाई है उसको इसमें झोंक दिया। तो उन्होंने क्या किया, जन भागीदारी मॉडल के नाम से एक जन आंदोलन का रूप इसे दे दिया और जल संरक्षण संरचनाओं का इसमें निर्माण किया गया। ये योजना है ना, इसकी प्रशंसा भारत सरकार द्वारा भी की गई और राजस्थान सरकार के द्वारा भी की गई। तो एक तरह से ये जो कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान है, उसके लिए मॉडल का काम ये योजना, ये गाँव कर रहा है। ये जो गाँव है वो एक मॉडल गाँव के रूप में डेवलप हो रहा है।
अब वापस आते हैं अपन कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान में। इसका नोडल विभाग कौन है? भारत में जल शक्ति मंत्रालय है केंद्रीय स्तर पर, और राजस्थान में मैंने बताया भूजल विभाग है। उद्देश्य क्या है ये अपन देखते हैं। इसके उद्देश्य देखें तो देखो, अब आपने यदि वो डूंगरपुर का जो गांव है, मुझे नाम थोड़ा सा उसका याद नहीं यार, भूल जाता हूँ, खड़गदा, तो वो जो गांव है उस गांव को देखोगे तो उस गांव की जो मैंने अभी कहानी सी आपको बताई उसको सोचोगे तो उद्देश्य आपको याद हो जाएंगे। जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाना। गांव वालों ने क्या किया? गांव वालों ने जल के संरक्षण के लिए एक जन आंदोलन बना दिया। कोई लोग पैसा दे रहा है, कोई अपनी श्रम दे रहा है, कोई अपना जो पढ़ा लिखा है वो अपना ज्ञान है उसमें पूरा का पूरा झोंक रहा है, समय दे रहा है। लोग है ना एक तरह से उसके प्रति डेडिकेटेड हो रहे हैं। तो जन संरक्षण से को जन आंदोलन बनाया जा रहा है, क्योंकि जन भागीदारी के माध्यम, ये आप पढ़ भी लेना, ये PDF आपको शेयर कर दी जाएगी। दूसरा, प्रवासी राजस्थानियों को जोड़ा जा रहा है इसमें। अब प्रवासी राजस्थानी भामाशाहों को कहा जा रहा है कि भाई साहब आप कहीं पर भी हो, आप अपनी मातृभूमि को कैसे भूल सकते हो? जिस माँ ने आपको जन्म दिया है, जहाँ आपका जन्म हुआ है, जहाँ आपका बचपन गुजरा है, उसको कैसे भूल सकते हो? आप आइए, अपना योगदान दीजिए, आपकी माँ आपको याद कर रही है। सरकार एक तरह से भावनात्मक एक तरह से होता है कि जुड़ाव यहाँ पे किया जा रहा है। तीसरा, भूजल स्तर में सुधार होगा। अब आप देखो, छोटे छोटे चेक डैम बनाए जाएंगे, तालाब बनाए जाएंगे, छोटे छोटे जो जल संरचनाएं उनका पुनरुद्धार किया जाएगा, तो वहाँ पे पानी वापस एकत्रित होगा। पानी एकत्रित होगा तो जल का जो लेवल है वो ऊपर आएगा, जल संरक्षण होगा। और पर्यावरण संरक्षण ऑटोमेटिक है, क्योंकि यदि आप देखिए कहीं पर तालाब बनता है तो उसके आसपास पेड़ पौधे उगना शुरू हो जाते हैं, तो एक तरह से पर्यावरण संरक्षण की तरफ भी बढ़ने का प्रयास किया जा रहा है। अब देखो इसमें लक्ष्य क्या रखा गया ये भी देखना है अपने को। 45,000 ट्यूबवेल, इसमें कितने हैं? 45,000 ट्यूबवेलों को रिचार्ज संरचनाओं का निर्माण किया जाएगा। अब देखो बहुत सारे राजस्थान में ट्यूबवेल हैं, अब वहाँ पर पानी नहीं है, बहुत गहरे गहरे खोदे हुए हैं। यदि उनको वापस वहाँ पे रिचार्ज सिस्टम कर दिया जाए तो वर्षा का जल वहाँ जाएगा, तो वो एक तरह से भूमिगत जल के स्तर में वृद्धि करेगा। 27-28 तक का ये लक्ष्य रखा गया है। 27-28 तक 45,000 ट्यूबवेलों का रिचार्ज किया जाएगा, ट्यूबवेल संरचनाओं का निर्माण किया जाएगा। 72% अतिदोहित क्षेत्रों में सुधार किया जाए, जहाँ पर जल का बहुत ज़्यादा दोहन कर लिया गया है, ऐसे क्षेत्र जो पंचायत समितियां हैं वहाँ स्पेशल फोकस किया जाएगा ताकि जल संरक्षण में वहाँ पे वृद्धि की जा सके। जल आत्मनिर्भर बनाना, ये तो आप समझ ही गए। यदि छोटी छोटी संरचनाएं बन जाती है गांव में तो जल संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है, तो जल के क्षेत्र में वो गांव क्या हो जाते हैं? आत्मनिर्भर हो जाते हैं। वर्षा जल का संचयन करना, ये हमने बात करी ली। तो लक्ष्य जो है वो भी एक तरह से उद्देश्यों की तरह अपन को देखने को मिलते हैं। फिर इसके बाद में अपन आगे चलें तो थोड़ा सा इसके प्रमुख प्रावधान को अपन देखेंगे। तो पहला जो प्रावधान है वो है जन भागीदारी मॉडल, जो कि अपन अभी गांव डूंगरपुर के गांव से अपन ने इस कहानी को पढ़ा कि जन भागीदारी मॉडल के रूप में अभियान में स्थानीय भामाशाह, प्रवासी राजस्थानी, क्राउड फंडिंग नहीं होती क्या कि जनता से अपील करना, क्राउड से अपील करना, जनता से अपील करना कि आप है ना योगदान दो। कोई 10 रुपये डाल रहा है, कोई 20 रुपये डाल रहा है, कोई 25 रुपये डाल रहा है, तो उसको क्राउड फंडिंग अपन बोलते हैं। और आजकल है ना क्राउड फंडिंग बहुत बड़ा साधन है। कुछ ही मिनटों में बहुत सारा पैसा, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी होते हैं वो अपील करते हैं और उनके जो प्रशंसक होते हैं फटाफट पैसा डालते हैं। क्राउड फंडिंग से बहुत पैसा इकट्ठा हो जाता है। तो भामाशाह, प्रवासी राजस्थानी, क्राउड फंडिंग या कॉरपोरेट जो है बड़े बड़े उद्यम घराने हैं उनसे CSR के माध्यम से पैसा लिया जाएगा और इस योजना के लिए संचालन किया जाएगा। रिचार्ज सॉफ्ट संरचनाएं कराई जाएगी, मतलब जो रचनाएं जहाँ पे रिचार्ज की सुविधा है, जैसे मतलब नलकूप है या कोई कुएं पहले से खुदे हुए हैं या और कुछ ऐसी संरचनाएं, उनको वापस पुनरुद्धार करवाया जाएगा। जिलेवार कार्यक्रम मैंने बता दिया, प्रारंभिक चरणों में 6 जिलों से योजना का संचालित किया जा रहा है। सरकार के साथ समन्वय, यहाँ पे समन्वय की अपन ने बात कर ली, जल शक्ति मंत्रालय और राजस्थान सरकार के बीच समन्वय किया जाएगा। और जल आपूर्ति को सतत बनाना, और ये राजस्थान सरकार ने लक्ष्य भी रखा है कि हाँ जो जल की आपूर्ति है वो निरंतर बनी रहे, ये भी हमारे द्वारा प्रयास किया जाएगा। तो ये मैंने आपको राजस्थान की फ्लैगशिप योजनाओं से संबंधित कुछ जानकारी दी है। ये कैसा लगा आपको, ये तरीका आप ज़रूर बताना, क्योंकि आपके फीडबैक पे अपन देखेंगे इसको आगे बढ़ाएं या फिर अपन पुराने वाले तरीकों। इसमें क्या सारी चीज़ें अपने सामने होती है तो अपन उनको और भी डेप्थ एनालिसिस कर सकते हैं, और लेकिन जैसा भी आप बोलोगे उस तरह से अपन करेंगे। थैंक यू, नमस्कार।